से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे। और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया आश्वस्त है। इतनी अस्थिरता के बीच आशा की किरण बना हुआ है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भारत की फाइनेंस की ऊर्जा। संकट के घेरे में जब अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है तब भारत ही उसे बाहर निकलेगा, ये भरोसा दुनिया में पनपा है। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत मजबूत है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी लगातार भारत की सराहना करती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रही है। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मेरे देश के गरीबों को मिले, मेरे देश के किसानों को मिले, मेरे देश की नारी शक्ति को मिले, मेरे देश के मध्यम वर्ग को मिले, मेरे देश की विकास धारा को ताकत देने वाला बने। उस दिशा में हम नए नए प्रयास करें। आज युवाओं के लिए नए नए सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान भी, हमारी मातृशक्ति का योगदान है, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई हैं, खेल के मैदान में छाई हुई हैं, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर के देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही। देश गर्व से भर गया
जब एनडीए की विमेन कैडेट्स उनका पहला पास आउट हुआ था, पूरा देश गर्व से भर गया था। सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए थे। कितने बड़े गौरव की पल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। बड़े गर्व से कह रहे थे, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसका रतबा पैदा हुआ है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। ये है मेरे सामर्थ्य। और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर। मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा है, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन रही है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने के हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहां उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से,
और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता हूं, सरकार में भी रहा हूं, और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर जरूरत व्यक्ति के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं पहले भी आती थी, जी नहीं, हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं। और सामाजिक न्याय का अगर कोई सच्चा एजुकेशन है तो सैचुरेशन में है, जिसमें कोई हकदार छूटे नहीं, हकदार के घर तक सरकार जाए और उसे अपना हक की चीजें मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूं। यह विश्वास हमने जगाया है। आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम। और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब जिंदगी के नए सपने वहां सजते हैं। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं है दोस्तों। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, जो कभी ब्याज के चक्कर में फंसा रहता था, आज पीएम स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से पैसे देता है। ये बदलाव आखिरी व्यक्ति तक चिंता, लोगों की लाइफ में सरकार होनी चाहिए। उसी के कारण ये जमीन से जुड़ी योजनाएं बनती हैं, और जमीन से जुड़ी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, और जमीन से उतरी हुई योजनाएं जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन जाती हैं। एक समय था, गरीब हो, पीड़ित हो, आदिवासी, वंचित हो, दिव्यांग हो, हमारी विधवा माताएं बहनें हो, अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है,
सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है। करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन सुन करके थक गया था और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तो मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब, 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले हैं और एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। मेरे साथियों, ये न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एक ऐसी जुगलबंदी है जिसमें एस्पिरेशन भी है, एफर्ट भी है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य में मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आ रही है। हम उस जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांत, उन्होंने जो मंत्र दिए, उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहते हैं। हम पारदर्शी नीतियों के द्वारा पिछड़ों को प्राथमिकता, ये हम धरती पर उतारना चाहते हैं, हर पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। साथियों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो या हमारे हुनर वाले, हाथ से काम करने वाले विश्वकर्मा योजना की बात हो, आदिवासी में भी जो पिछड़े रह गए हैं उनके लिए पीएम जनधन की योजना की बात हो, हमारे पूर्वी भारत को विकास में पूरे देश के अंदर बराबरी में लाना और उनको नेतृत्व देने की दिशा में काम हो। हम सिर्फ समाज पिछड़े हो उनकी चिंता तक अटकने वाले नहीं है। जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको भी हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। जो जिले पिछड़े रहे हैं हम उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं। जो ब्लॉक पिछड़े रहे हैं उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं। हमने 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसी मिशन में काम किया है। हमने पूर्वी भारत के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बल दिया है। हमने पूर्वी भारत के जीवन को बदल करके देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का। मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहां बच्चे खेल में अगर समय लगाते हैं तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूं, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूं। और साथियों, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो।
लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो, यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जब मैं फिटनेस की बात करता हूं, जब मैं खेलकूद की बात करता हूं, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश भाग्यवान है। हजारों साल की विरासत के हम धनी हैं, और वो हमें निरंतर ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, त्याग और तपस्या की राह मिलती है। आज गुरु तेग बहादुर, यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष है। देश की संस्कृति की रक्षा, भारत के मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं आज उनको नमन करता हूं। साथियों, हमारी संस्कृति की ताकत हमारी विविधता है। हम विविधता को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करने की आदत बनाना चाहते हैं। यह हमारा गौरव है कि हमारा भारत माँ का यह बगीचा कितने विविध प्रकार के फूलों से सजा हुआ है, कितनी विविधताएं हैं। ये विविधता हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारी विरासत है, बहुत बड़ा गौरव है। हमने प्रयागराज के महाकुंभ में देखा भारत की विविधता को कैसे जिया जाता है। एक स्थान पर करोड़ों लोग, एक ही भाव, एक ही प्राण, एक ही प्रयास, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। महाकुंभ की वो सफलता भारत की एकता की, भारत के सामर्थ्य की दुहाई देती है। साथियों, हमारा देश भाषाओं की विविधता से बहुत ही भरा हुआ है, पुलकित है, और इसलिए हमने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और मेरा मत है, हमारी भाषाएं जितनी विकसित होगी, हमारी सभी भाषाएं जितनी समृद्ध होगी, हमारे नॉलेज के सिस्टम को भी उतना ही बल मिलने वाला है। और हमारी वो ताकत है, आज जब डेटा का जमाना है ना, तो ये ताकत दुनिया के लिए भी बड़ी ताकत बन सकती है। इतना सामर्थ्य हमारी लैंग्वेज में। हमें हमारी सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। हमारी सभी भाषाओं के विकास के लिए हर किसी ने बनते हुए प्रयास करना चाहिए। साथियों, पांडुलिपि में हमारे ज्ञान के भंडार पड़े हैं, लेकिन उसके प्रति उदासीनता रही है। इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत देश भर में जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ है, जहां पांडुलिपियां हैं, सदियों पुराने जो दस्तावेज हैं, उनको खोज खोज करके आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, यह देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, यह देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के,
जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है, व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, लेकिन समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा, इन सभी मोर्चों पर हमने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, पटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। एक समय था, कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे, और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देश देख रहा है। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून
और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके, मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम